में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिससे पूरा देश बर्बाद हो सकता था। क्या आप जानते हैं कि एक भयानक तख्तापलट की योजना बनाई गई थी जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। अगर ये तख्तापलट हो जाता तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी पड़ता। लेकिन आखिर यह साजिश थी क्या? कौन लोग थे इसके पीछे और भारत ने इसे कैसे रोका? आइए जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है जनवरी 2024 से, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में अपनी चालें चलना शुरू की। उनका मकसद था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को सत्ता में लाना और शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकना। ISI प्रमुख आसिम मलिक ने ढाका का गुप्त दौरा किया और बांग्लादेश सेना के कुछ अधिकारियों को भड़काने की कोशिश की। उनके निशाने पर थे बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वाकर उल जमान। योजना थी कि पहले जनरल वाकर को हटाया जाए, फिर उनकी जगह कट्टरपंथी इस्लामवादी जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को बैठाया जाए और इसके बाद शेख हसीना को उनके ही घर में घेरकर बंधक बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत ने मास्टर स्ट्रोक चला। भारतीय खुफिया एजेंसी RAW को इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत बांग्लादेशी सरकार और सेना को सतर्क कर दिया। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लिया और इस्लामवादी गुटों की पूरी साजिश को ध्वस्त कर दिया। अगर भारत समय पर यह कदम नहीं उठाता तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी की सरकार होती और भारत के लिए यह और भी खतरा बढ़ सकता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या शेख हसीना वापसी करेगी? और उनके समर्थन दावा कर रहे हैं कि वह जल्द लौटेगी या दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन क्या उनकी वापसी इतनी आसान होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी ने उसके बाद में एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो भी पाकिस्तानी ISI के अधिकारी बांग्लादेश में गए थे विजिट करने के लिए, भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इसकी सारी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसी RAW को थी। वो पाकिस्तान से किस प्लेन से, किस रूट से बांग्लादेश में उतरे, बांग्लादेश से किस रूट से चिकन्ने कॉरिडोर में गए और वहां पर क्या क्या बात हुई, ये भारत के एजेंट को पूरा पता था। अगर भारत चाहता तो वहीं सभी को वॉश कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट पे? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं, जिसमें ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा समय आ सकता है जब हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत पाकिस्तान से भी कम हो सकती है और हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। अभी भारत के पास 29 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत कम से कम 42 की है। यानी हमें पहले से ही 13 स्क्वाड्रन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जब आपको लग रहा होगा कि आने वाले समय में ये सुधर जाएगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट होने वाली है। 2027 तक हमारी स्क्वाड्रन संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी, लेकिन यह भी जरूरत से बहुत ज्यादा कम है। 2029 तक भारत को 83 तेजस फाइटर जेट मिलेंगे, जिसमें हमारी स्क्वाड्रन संख्या 32 हो जाएगी। लेकिन इसके तुरंत बाद हमारी मुश्किल शुरू हो जाएगी। 2030 के बाद भारत के सभी MiG-29, मिराज 200 और जेगुआर विमान रिटायर हो जाएंगे और हमारी स्क्वाड्रन घटकर 28 रह जाएगी। और 2035 आते आते तक स्थिति और भी खराब हो सकती है। भारत के पास सिर्फ 25 स्क्वाड्रन बचेंगे, जबकि पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की से खरीदे गए स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे। और अभी ये खबर आ रही थी कि चाइना पाकिस्तान को 6th जनरेशन फाइटर जेट दे सकता है, यानी तकनीकी रूप से हम पिछड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसका कोई हल है या इसका कोई ताकतवर जवाब है पाकिस्तान को देने के लिए? जी हाँ, अगर तेजस मार्क 2 AMCA और 114 मल्टी रोल फाइटर जेट का ऑर्डर जल्दी पूरा हो जाता है तो 2040 तक हमारी ताकत 35 स्क्वाड्रन तक जा सकती है। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट लेट हुआ तो भारत की वायुसेना की हालत और भी खराब हो सकती है। दोस्तों, ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि भारत ने अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो वायुसेना की हालत खराब हो सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बता देना। अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम सबको धमकी दी थी कि अगर कोई भी देश अमेरिकी डॉलर को बाइकाट करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन भारत ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया और कैसे भारत ने अपने रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में लाने का बड़ा फैसला किया है? देखिए, भारत की इकोनॉमी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाले करेंसी की
तो हमारा रुपया 17वें स्थान पर है, यानी हमारी जीडीपी तो बहुत आगे बढ़ गई है लेकिन हमारी करेंसी अभी भी कमजोर बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादातर देशों का लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे पहले अपना रुपया डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर दूसरी करेंसी में। इससे हमारा पैसा कमजोर पड़ता है और विदेशी ताकतें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर कंट्रोल कर पाती है। अब इस खेल को समझने के लिए भारत ने अपने रुपये को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन की है, जिसके तहत दोनों देश अब अमेरिकी डॉलर की जगह अपने अपने देश की करेंसी में व्यापार करेंगे। यानी अब भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार सीधे इंडियन रुपए और मॉरिशस रुपए में होगा। अब आप सोच सकते हैं कि मॉरिशस तो एक छोटा सा देश है, इसमें कि हमको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होते हैं। अमेरिका और यूरोप के बड़े देश कभी भी सीधे डॉलर को हटाकर रुपए में ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए भारत धीरे धीरे देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला लिया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को खुलेआम धमकी दी थी कि जो भी देश अमेरिकी डॉलर को छोड़ेगा उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और भारत इस सबको नजरअंदाज करके इसी तरह छोटे छोटे देश को अगर जोड़ता जाता है तो धीरे धीरे हमारा रुपया इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ी करेंसी बन जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत का यह फैसला सही दिशा में एक मजबूत कदम है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते हम एक नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि इजराइल अब भारत से मदद मांग रहा है। दोस्तों, यदि बात करें, इजराइल और भारत के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं, लेकिन अब इजराइल ने भारत से एक खास मांग की है। वह चाहता है कि भारत हमास के आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमास से भारत को क्या लेना देना। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा पट्टी में सक्रिय है। आपने अभी इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में तो सुना होगा। और यह हमास ग्रुप इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि हमास के लीडर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में देखे गए हैं। वे वहां पर लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कि अब हमास केवल इजराइल की समस्या नहीं रहा, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब इजराइल भारत से कह रहा है कि अगर अब नहीं तो कब जल्द से जल्द हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करो और इसे पूरी तरीके से बैन कर दो। कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपीय यूनियन में तो पहले ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन भारत अभी तक इस पर कोई कदम उठाया नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। भारत के अंदर ही हमास को सपोर्ट करने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। सबसे पहला कारण, अगर भारत इसे आतंकवादी संगठन घोषित करता है तो देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। वहीं भारत के कूटनीतिक संबंध में भी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कई इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान हमास का समर्थन करती हैं। अगर भारत ने इसे बैन कर दिया तो इन देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। वहीं चीन और रूस हमास का समर्थन करते हैं। अब ये दोनों देश हमास के समर्थन में कई बार सामने आ चुके हैं। अगर भारत इस फैसले में कूदता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये मामला भारत की सुरक्षा से भी जुड़ गया है। अगर हमास आतंकवादी पीओके में सक्रिय हो रहे हैं, कश्मीर में सक्रिय हो रहे हैं और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से मदद ले रहे हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब भारत को खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए? क्योंकि भारत के लिए भी एक ये थ्रेड बन सकता है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।